अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, वोकलाइजेशन एंड पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में हमने इससे पहले बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। आज हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वोकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे और एम्फीबियन में पेरेंटल केयर प्रेजेंट है या नहीं इस चीज़ पे बात करेंगे। और ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले 5th एडिशन से हैं। अब एम्फीबियंस डायोशियस होते हैं। डायोशियस का क्या मतलब हुआ कि मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट सेक्सेस होती हैं और उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम आर्गन्स की, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की बात करें तो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? नियर द डोर्सल बॉडी वॉल। डोर्सल बॉडी वॉल की साइड पे और भी कुछ प्रेजेंट था। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था किडनी जो हैं वो इस साइड पे हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें जो है ना वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है, और इंटरनल भी होती है। ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सटर्नल किन में है और इंटरनल किन में होती है। अच्छा, अब जो मोस्ट कॉमन है वो एक्सटर्नल है और होती कहाँ पे है? वाटर में। वाटर में क्यों होती है? क्योंकि इनके एग के ऊपर ना किसी भी किस्म की कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, और कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती तो उसका क्या ताल्लुक़ है वाटर से? क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है वो हार्श है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें एग को बचाने के लिए उसके गिर्द रेजिस्टेंट कवरिंग्स जो हैं उनकी प्रेजेंस लाजमी है। कुछ ऐसे एनोरॉन्स होते हैं, फ्रॉग्स वगैरह, जो नेस्ट बना लेते हैं लैंड पे, लेकिन फिर उन नेस्ट को वो क्या करते हैं, या तो उनको कवर कर देते हैं फोम वगैरह से ताकि वो मॉइस्ट रहें, या फिर उनको वाटर के नज़दीक रखते हैं, या फिर वो वाटर में तैरते रहते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं एम्फीबियंस में जिसमें लार्वल स्टेजेस जो हैं वो एग मेम्ब्रेन्स के अंदर होती हैं और इमैच्योर जो हैं वो हैच होते हैं इनटू एडल्ट लाइफ बॉडी, लेकिन ये बहुत कम केसेस हैं। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अलावा इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, तो मोस्टली किस में होती है? सैलेमेंडर्स में। सिर्फ 10% सैलेमेंडर्स ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि सैलेमेंडर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स क्या होते हैं कि ये ना स्पर्म से पैक्ड मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सम टाइम मोटाइल हो सकते हैं, सम टाइम नहीं होते। तो एग्स जो हैं वो डिपॉजिट होती हैं सॉइल में और यहाँ फिर वाटर में। एग्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है, और यहाँ फिर फीमेल्स क्या करती हैं कि ओविडक्ट में ही इनको रिटेन कर लेती हैं। कैसिलियंस की बात करें तो उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। 75% इंटरनल डेवलपमेंट भी है कैसिलियंस में। अच्छा, अब एम्फीबियन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें ना तो हमारे माइंड में फ़ौरन से आता है टेडपोल लार्वा। फ्रॉग का बेसिकली लार्वा जो होता है, ठीक है, टेडपोल लार्वा, उसको मोस्टली स्टडी किया गया है। वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एडल्ट से, फीडिंग में, रिस्पायरेशन में, लोकोमोशन में। जैसे कि हमने पहले न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में देखा था कि जो एम्फीबियन लार्वा होता है वो हर्बीवोर होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसके डिफरेंस का, कि कंपटीशन कम हो जाता है लार्वल स्टेजेस और अडल्ट स्टेजेस के दरमियान में। दोनों की फूड अलग है, दोनों का मोड ऑफ लोकोमोशन अलग है, दोनों का मोड ऑफ रिस्पायरेशन अलग है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, कंपटीशन को रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइमिंग क्या हो सकती है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी की, कौन सी चीज़ें इनको डिटरमाइन करती हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन्स की, टेम्परेट रीजन्स में टेम्परेचर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ये डिटरमाइन करने में कि एम्फीबियंस जो हैं वो ब्रीडिंग करने वाले हैं या नहीं। और अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो रेन है उसके साथ एसोसिएट होती है ब्रीडिंग। कोर्टशिप बिहेवियर, कोर्टशिप बिहेवियर की बात की जाए तो आपको पता है कि कोर्टशिप बिहेवियर किस लिए होता है? मेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ब्रीडिंग साइट्स लोकेट करने के लिए। दो चीज़ों में हेल्प करता है, एक तो उन्होंने जगह ढूंढनी है, अपनी ब्रीडिंग साइट ढूंढनी है, और अपने जो मेट है उसको अट्रैक्ट करना है। इसके अलावा कोर्टशिप बिहेवियर जो है ना वो इंश्योर करवाता है कि एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो चुके हैं
और ऐसी लोकेशंस पे हैं जहाँ पे सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो सकती है। अब क्यूज़ कौन से इंपॉर्टेंट है कोर्टशिप में? अगर हम सैलमेंडर्स की बात करें ना, तो उनके लिए ऑल्फैक्टरी और विजुअल क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी वो सुनने और देखने की सेंस यूज़ करते हैं कोर्टशिप के तौर पे, कोर्टशिप बिहेवियर में। मेल वोकलाइजेशन और टेक्टाइल क्यूज़, टच के क्यूज़ और आवाज़ देने के क्यूज़ जो हैं, ये फ्रॉग्स वगैरह के एन्यूरा के लिए इम्पोर्टेंट है। मैनी स्पीशीज़ कॉन्ग्रीगेट इन वन लोकेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इंटेंस ब्रीडिंग एक्टिविटी। जब ब्रीडिंग एक्टिविटी का टाइम होता है तो बहुत सी स्पीशीज़ जो है ना वो एक ही लोकेशन में आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, अब मेल वोकलाइजेशन की बात करें, हमने बात की ना कि ये फ्रॉग्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है वोकल क्यूज़। तो वोकल क्यूज़ बेसिकली जो है ना ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं और इनिशियली जो फीमेल को अट्रैक्ट करने में ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद टेक्टाइल क्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी पहले कौन से क्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं? वोकल क्यूज़ यानी आवाज़ की हेल्प से, और उसके बाद टेक्टाइल क्यूज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टेक्टाइल क्यू में क्या हो सकता है कि फीमेल जो है वो ग्रैस्प करता है फीमेल को, हिज फोर लिम्स अराउंड हर वेस्ट। इस तरह वो सेम डायरेक्शन में होते हैं और मेल जो है वो डोर्सल साइड पे है फीमेल की। इस स्पेसिफिक पोजीशन को हम कहते हैं एम्प्लेक्सिस, और ये 1 घंटे से लेकर 24 घंटों तक हो सकती है। ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस मेल जो है वो स्पर्म रिलीज़ करते हैं, फीमेल एग रिलीज़ करेगी। ये तो था एन्यूरा का, लेकिन जो कैसिलियंस हैं उनके बिहेवियर का इतना ज़्यादा नहीं पता। इसके बाद हम बात करेंगे वोकलाइजेशन की, यानी साउंड प्रोडक्शन की। तो ये बेसिकली फंक्शन किसका है? मेल फ्रॉग्स वगैरह का। इसमें डिफरेंट टाइप की कॉल्स हैं। अब हमने उन कॉल्स को देखना है। सबसे पहली कौन सी थी? एडवर्टाइजमेंट कॉल्स। एडवर्टाइजमेंट कॉल्स क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं फीमेल्स को ब्रीडिंग एरियाज़ में, यानी जो फीमेल है उसको बुलाती हैं कि ये ब्रीडिंग साइट है, और दूसरे मेल्स को बता देती हैं कि ये साइट हमने ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक हो गया। एडवर्टाइजमेंट कॉल्स किसके बारे में बता रही हैं? ब्रीडिंग एरिया के बारे में, कि फ़ीमेल को ब्रीडिंग एरिया पे अट्रैक्ट कर रही हैं, और उसके साथ साथ दूसरे मेल्स को बता रही हैं कि ये साइट ऑक्यूपाइड है। एडवर्टाइजमेंट कॉल्स जो होती हैं ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती हैं और लिमिटेड होती हैं। ये जो है ये भी शो करती इंड्यूस करती हैं कि साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेडीनेस टू ब्रीड, कि फ़ीमेल जो हैं वो रेडी भी हैं ब्रीडिंग के लिए कि नहीं। अच्छा, फीमेल जो है वो भी रेसिप्रोकेशन कॉल्स देती हैं कि बताने के लिए कि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हैं। सो 2 तरह की कॉल्स हो गई, एडवर्टाइजमेंट कॉल्स एंड रेसिप्रोकेशन कॉल्स। अब एक कॉल्स है रिलीज़ कॉल्स। रिलीज़ कॉल्स तब कब देंगी? ये फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और ये बताती हैं कि फ्रॉग जो है ना मतलब उसने रिप्रोडक्शन नहीं करनी। रिस्पॉन्सिव फीमेल जो है वो रिलीज़ कॉल देती हैं अगर एक मेल जो है वो अटैम्प्ट करता है एम्प्लेक्सिस। और अगर मेल्स भी रिलीज़ कॉल देंगे, कब देंगे? कि अगर कोई और मेल उनको एज ए फीमेल आइडेंटिफाई कर ले। 4th वन है डिस्ट्रेस कॉल्स। डिस्ट्रेस कॉल्स आपको पहले ही पता चल रहा है कि कोई प्रेडेटर वगैरह आएगा तो तब रिलीज़ होंगी, और ये दोनों सेक्सेस रिलीज़ कर सकते हैं। बहुत ये पेनफुल कह लें कि ना लाउड हो सकती हैं कि जो प्रेडेटर है वो छोड़ दे फ्रॉग को। उसके बाद बात करेंगे हम साउंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स की। अभी हमने कॉल्स की बात कर ली, अब साउंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स यानी ये सारी साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं, लेरिंक्स और वोकल कॉर्ड्स। समटाइम्स क्या होता है कि वोकल सैक्स भी प्रेजेंट होती हैं। वोकल सैक्स कहाँ से होती हैं? बकल कैविटी की लाइनिंग से ना सैक्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, अब लंग्स से एयर जो है वो जाती है वोकल कॉर्ड्स में और कार्टिलेज ऑफ लेरिंक्स में। उनको कहती है कि वो मूव करें, ठीक है, मूवमेंट काज करती है। कहाँ से? लंग्स से एयर गई कहाँ पे? वोकल सैक्स में और कार्टिलेज ऑफ लेरिंक्स में। उसने उनको अलाउ किया कि वो वाइब्रेट करें। मसल्स अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड्स के साथ जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को रेगुलेट करते हैं। वोकल सैक्स भी होती हैं। वोकल सैक्स का क्या काम होता है? साउंड को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, साउंड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती हैं। अच्छा, अब साउंड का बेसिकली इस्तेमाल मेट के अट्रैक्शन के लिए उन ऑर्गेनिजम्स में यूज़फुल है जो ज़्यादा बड़े बड़े एरियाज़ पे फैले होते हैं, ठीक है, जो विजुअल
क्यूज़ जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आवाज़ दे के बुलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेरेंटल केयर की। पेरेंटल केयर बेसिकली बेबी की डेवलपमेंट के दौरान एग्स का, आप कह लें, एग्स का ख्याल रखना, या फिर आफ्टर बर्थ जो है उसका ख्याल रखना, उसमें ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, पेरेंटल केयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इंक्रीज़ करती है कि एक एग जो डेवलप हो रहा है वो सरवाइव कर जाए, लेकिन इसके लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है, वो सारे एम्फीबियंस जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, उनमें पेरेंटल केयर इम्पॉर्टेंट है, और वो सारे एम्फीबियंस जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उनमें मैटरनल केयर इम्पॉर्टेंट है। अब पेरेंटल केयर में चीज़ें क्या क्या आती हैं कि एक्वेटिक एग्स जो हैं उनको एरिएट करना, उनको जो टेरेस्ट्रियल एग्स हैं उनको क्लीन करना, मॉइस्चर देना, एग्स को प्रोटेक्ट करना, डेड और इन्फेक्टेड एग्स जो हैं उनका रिमूवल, इसके अलावा एग क्लच जो है उसकी हिफाजत करना। अच्छा, एग्स वाटर से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं लैंड पे जब डेवलपमेंट जो है होनी होती है। इधर हम बात करें जीनस पाइपा की, तो वो एग्स अपनी बैक पे कैरी करते हैं। उसके अलावा 2 स्पीशीज़ हैं रियोबैट्रैकस की, जो ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुई हैं। इनमें क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं ना वो ब्रूड करती हैं टेडपोल्स को अपने स्टमक्स में, और यंग जो है वो इमर्ज होते हैं फीमेल के माउथ से। यानी ब्रूडिंग कहाँ पे हो रही है? ब्रूडिंग हो रही है बेसिकली स्टमक में, और यंग वंस इमर्ज होते हैं माउथ से। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो टेडपोल स्वेलो करती है या एग्स स्वेलो करती है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसका स्टमक जो है वो इतना एक्सपेंड कर जाता है कि उसमें ना जो डाइजेस्टिव सेक्रीशंस हैं वो प्रोड्यूस होना ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा सैलेमेंडर और कैसिलियन में विवा पैरिटी, यानी बेबी ले करना, एंड ओवो विवा पैरिटी, जिसमें क्या होता है कि ना इनसाइड पहले एग्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट होती है इंटरनली, ठीक है, ओवो विवा पैरिटी में। इसके बाद हम बात करेंगे एम्फीबियंस की मेटामॉर्फोसिस पे।